जय हिंद साथियों। अगर सभी लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक ही साथ करा दिए जाए तो सभी राज्यों सभी जिलों के अंदर वोट एक ही दिन डाला जाए और एक ही दिन सारे के सारे नतीजे सामने आ जाए, सुनने में कितना ही अच्छा और कितना रोमांचक लग रहा होगा कि एक ही दिन वोट डलेगा और एक ही दिन सारे के सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। यह सिर्फ सुनने में आसान लगता है पर इसको लागू करना बहुत कठिन है। सरकार कहती है कि सारे इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाए, ये तो बात सरकार कह रही है और इसको बोला क्या जाता है तो हम आपको बताएं। इसको कहता है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब इस सभी चुनाव को एक साथ कर दिया जाए। इसको एक साथ करने से एक तो होगा कि पैसों की बचत सबसे कम होगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सरकार का इसमें पैसा लगता है। सरकार कहती है इसको एक साथ कर दिया जाए तो पैसों की बचत बहुत कम हो सकती है। दूसरी बात रही, इसमें प्रचार करना पड़ता है, चुनावी आयोग का फंड लगता है, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि चुनाव थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सरकार एक साथ करके इस सब को झंझट को मिटाना चाहती है, बट ये सरकार कह रही है पॉसिबल नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये वन नेशन वन इलेक्शन हमारी राजनीति में एकदम से जैसे कोई भूचाल आ रहा है इस तरह एंट्री लेता है। सवाल ये है दोस्तों कि अगर सारे चुनाव एक साथ कर दिए जाए तो क्या हमारे लोकतंत्र के सारी समस्या हल हो जाएगी, या फिर इसके पीछे कोई जोखिम छुपा है जो हमारे इतिहास की आत्मा को हिला के रख दे। नेशन वन इलेक्शन आखिरकार ये है क्या? 1952 से 1967 तक तो ये जो चुनाव होते हैं बीच में, इनमें तो सभी ऐसे चुनाव होते हैं, लोकतंत्र और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। 1967 के बाद ये तालमेल बिखर जाता है। अब बात आती है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराना क्यों चाहती है, आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है, क्या मतलब है इसका कराने का। वोट तो अलग अलग भी करवा सकते हैं, बट सरकार का कहना है कि इसको एक साथ कर दिया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन। अब सरकार का कहना है कि जब लोकतंत्र चुनाव होते हैं तब इसके पीछे 50,000 करोड़ तक का खर्च आता है, क्योंकि इसके अंदर चुनाव आयोग का खर्च, जो सेना, जो सीआरपीएफ जवान, जो बीएसएफ जवान लगते हैं उनका खर्च, और भी बहुत सा जैसे कि प्रचार करती है अपनी अपनी पार्टियां, तब भी ऐसा खर्च आता रहता है। तब सरकार कहती है कि अगर इन सबको एक साथ कर दिया जाए तब 40 से 50% तक का ये खर्च है जो कम हो सकता है। जब ये चुनाव बार बार होते हैं तब विकास भी रुक जाता है। आप सभी को पता होगा कि जब चुनाव होने लगते हैं तो आचार संहिता सबसे पहले लगाई जाती है। चुनाव तो कब होते हैं पता नहीं, उससे पहले ही आचार संहिता लगाई जाती है और उसको लगाने पर बहुत से बड़े प्रोजेक्ट और योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई सरकारी कार्य नहीं किया जा सकता, सिर्फ रैली और ऐसे काम हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2022 में उत्तर प्रदेश के 10,000 करोड़ तक की योजनाओं को सरकार को रोकना पड़ा, काम को ठप करना पड़ा। अगर ये सब काम एक साथ, चुनाव एक साथ हो जाए तो सिर्फ काम एक बार ही रोका जाएगा, बार बार नहीं बल्कि, और विकास भी चलता रहेगा। कई रिसर्च ये भी बताती है कि अगर सारे चुनाव एक साथ कर दिए जाएं तो जो वोट होंगे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ेंगे उनको तो फायदा होगा ही होगा। जो क्षेत्रीय होंगे, जो क्षेत्र में लड़ेंगे जैसे मुख्यमंत्री, और उनको क्या फायदा होगा? उनके फेस को देखकर तो कोई वोट डालने नहीं वाला है, क्योंकि उन पर ही ज्यादातर प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात कई रिसर्च के अनुसार यह भी बताया जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री के फेस को ही देखकर वोट डाले जाते हैं, ना कि क्षेत्रीय मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय मुद्दों पर फेस के ऊपर वोट डाले जाते हैं। सन 2019 में जब चुनाव एक साथ हुए थे तब विपक्ष की पार्टी के अलावा भाजपा को औसतन 8 से 10% वोट ज्यादा मिले। इसका कारण क्या था? एक साथ चुनाव कराने का। इससे ये होता है कि जो क्षेत्र में रहने वाले होते हैं उनकी आवाज को दबाई जा सकती है, और जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उनका रंग फीका पड़ सकता है। जब भारत के लोकतंत्र में ऐसे चुनाव होने लगेंगे तब कई राज्य, कई जिले ऐसे भी है जिनकी अलग अलग मांगे, अलग अलग संस्कृति है, तो वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, अपने हिसाब से वोट डालेंगे। जब ये साथ में हो जाएगा तो उनको राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट डाला जाएगा। जब ऐसा होने लगेगा जो राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा अहमियत मिलेगी, जब जो
जो दूर के राज्य होते हैं, जैसे जब तमिलनाडु, मणिपुर, बंगाल की आवाज दबाई जा सकती है, क्योंकि उनका तो न्यूज पर ज्यादा जिक्र होगा ही नहीं। सामने वाली जो पास में एरिया होंगे उनका ज्यादा जिक्र होगा और उनकी आवाज को दबाई जा सकती है। अब जरा सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ करा दिया जाए। जब किसी राज्य में दो साल बाद में उसकी सरकार गिर जाती है, तब चुनाव दोबारा होंगे। अगर जवाब हाँ है तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा खत्म, क्योंकि वहां पे चुनाव होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन का तो मुद्दा खत्म हो ही जाएगा और वहां पे राष्ट्रपति नियम लागू हो जाएगा। और राष्ट्रपति नियम लागू होगा तो सीधा का सीधा इतिहास के ढांचे पर कमजोर करना है। अब बात करते हैं दुनिया की। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्वीडन में ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं। वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन होने का वहां पर जनता को इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी की इंडिया में है। तब ये वन नेशन वन इलेक्शन। तो दोस्तों अब सवाल साफ है कि क्या हम पैसों की बचत के लिए या फिर टाइम की बचत के लिए एक ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं जो कि लोकतंत्र की विविधता को सीधे सीधे खामोश कर दे। नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है, पर इसको लागू करने के लिए संविधान की 5 बड़े कानून को बदलाव करने पड़ेंगे और ऐसे बदलाव करेंगे तो संविधान का कोई मतलब है ही नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन राज्यों की बिना सहमति थोप दिया जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए तो हमें फायदा होगा, बट एक तरफ से हानि भी होगी लोकतंत्र को। अब सवाल साफ है दोस्तों, अब आपको बताना है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दे हम, जिससे हमारे देश की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, या फिर लोकतंत्र को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या इस वीडियो को देखकर आपको सही लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहिए या फिर गलत? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।